हेलो स्टूडेंट, सभी छात्रों को मैं यहाँ पर इनवाइट कर रही हूँ क्लास में। आइए और इस क्लास का अध्ययन अच्छे से कीजिए। हम आज जिस चैप्टर पे बात करने जा रहे हैं वह है हिंदी साहित्य का इतिहास। कैसे इतिहास से बढ़कर वह आधुनिक युग तक पहुँचा। यह सभी एग्जाम में आने वाला एक महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हर क्वेश्चन आना ही आना है। हर बार यहाँ से क्वेश्चन उठे हैं, हर एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए और ध्यान से याद करना चाहिए ताकि आपका जो यहाँ पर सेक्शन है वह कहीं पर भी छूटे ना, क्योंकि यह सेक्शन हर एग्जाम की जान कही जाती है। तो हिंदी साहित्य का विकास क्रम हम देखने जा रहे हैं, जो आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट सेक्शन बन जाता है। बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और उसको सुनिए और देखिए। एक बार देखने के बाद अगर याद नहीं होता है तो आप उसको बारंबार देखिए ताकि यह आपका कंठस्थ हो जाए। मैंने ऑथेंटिक बुक से इसको उठाया है और यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे अध्ययन करते हैं हम। भारतीय हिंदी साहित्य का जो विकास क्रम रहा है, उसके विकास क्रम में हम सर्वप्रथम देखेंगे आदिकाल को। यह सबसे पहला काल हो जाएगा आदिकाल, क्योंकि यहाँ पर कई इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए हैं कि हिंदी साहित्य का जो विकास क्रम है वह अलग अलग कालक्रम में बढ़ा हुआ है, लेकिन डॉक्टर राम कुमार जो यहाँ पर है उनके द्वारा बताया गया है जो हिंदी इतिहास का, जो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो विभाजन काल है उनका ऑथेंटिक है, तो उन्हीं के अनुसार सारा यहाँ पर चलने वाला है। हम सबसे पहले देखेंगे कि हिंदी साहित्य को कितने प्रकार से बांटा गया है, उनका विभाजन क्या है, उनका जो वर्ष है उन कितने वर्ष के बीच में उनका कालक्रम बनता है। चलिए देखते हैं। आज से आपका हिंदी साहित्य का जो इतिहास का जो विकास क्रम है वह भी नहीं छूटेगा। हिंदी साहित्य के जो विकास क्रम में किन किन साहित्यकारों ने किस किस नाम से हर युग को पुकारा है वह भी नहीं छूटेगा। आपका सारा क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। बिल्कुल आप ध्यान से पढ़िए और लिखिए, नोट्स बनाइए। शॉर्ट में मैंने बताया, शॉर्ट नहीं उतार लीजिए, पूरा पूरा आपके सभी कुछ यहाँ पर काम का है। यहाँ पर मैंने सभी कुछ काम के रखे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि प्रारंभ भी हमें पता होना चाहिए कि काल विभाजन कैसे हुआ है, किस प्रकार से हुआ। देखिए यहाँ पे इतिहासकार बहुत सारे हुए हैं। हिंदी साहित्य में जो इतिहासकार थे उन्होंने अपने अपने हिसाब से तो हिंदी साहित्य का विभाजन काल माना है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि उन साहित्यकार का भी नाम जानना जरूरी है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन, यहाँ पर देख रहे हैं सर जॉर्ज ए ग्रियर्सन, इन्होंने भी अपना एक विभाजन काल दिया है। और मिश्र बंधुओं ने भी हिंदी साहित्य का विभाजन काल अपने हिसाब से दिया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने भी अपना दिया है हिंदी साहित्य के का इतिहास का जो विभाजन काल है, इन्होंने भी बताया है। और यहाँ पर देखते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने भी हिंदी साहित्य का विकास का जो विभाजन है अपने हिसाब से किया है। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके अलावा और भी जो है साहित्यकार, उन्होंने भी अपने अपने हिसाब से हिंदी साहित्य का विभाजन काल बनाया है। सबका थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा मान्यता किसकी हो जाती है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी को ऑथेंटिक मानकर आगे की स्टडी होने वाली है। क्योंकि परीक्षा में भी आपका कई बार आ चुका है कि आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है, इनके अनुसार जो हिंदी साहित्य का विकास क्रम है उसकी विवेचना कीजिए, उसका वर्णन कीजिए। और यह वन डे एग्जाम जो होता है, जैसे कि जो राज्यों का एक दिवसीय एग्जाम होता है, उसमें भी यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। जो यहाँ पर हिंदी साहित्य का जो विभाजन किया गया है, कालक्रम का विभाजन किया गया है, वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही किया गया है, उसी को ऑथेंटिक माना गया है और उसी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर जो कॉलम है वह काल का है, जो कालक्रम है। यहाँ पर नामकरण क्या दिया है, उस काल में जो नामकरण दिया गया है वहां पर इस नाम को रखा गया है। जो कालखंड है, जो इस विषय से संबंधित जो समय रहा है, पीरियड रहा है, इसके बीच का जो पीरियड रहा है उसका ये वर्षवार है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं आदिकाल। सबसे पहला आदिकाल तो सबसे शुरू। आदि माने क्या होता है? आदि का अंत होता है, मतलब आदि मतलब आरंभ की चीजें हो गई। तो सबसे पहले आपका आदिकाल आने वाला है। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले आदिकाल को किस नाम से पुकारा गया है? वीर गाथा काल। वीर गाथा काल मतलब वीर गाथाएं यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण थी। इसका जो समय होगा 1050 से लेकर 1375, यानी 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत, इसका ये काल पीरियड आएगा। अगला देखते हैं पूर्व मध्यकाल। देखिए मध्यकाल को यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्व मध्यकाल और दूसरा है उत्तर मध्यकाल। तो यहीं पर हमको देखना है पूर्व मध्यकाल।
पूर्व मध्यकाल को ही भक्ति काल कहा गया है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो भक्ति काल को कहा जाता है। तो पूर्व मध्यकाल भक्ति काल होगा और इसका जो समय होगा 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत होगा। फिर अगला देखते हैं हम, इसके बाद उत्तर मध्यकाल। हमने यहाँ पर पूर्व मध्यकाल भक्ति काल को लिया है और यहाँ पर उत्तर मध्यकाल को देख रहे हैं, तो रीतिकाल हो जाएगा, यहाँ पर रीतिकाल हो जाएगा। इसका जो समय चलेगा वह 1700 लेकर 1900 विक्रम संवत होगा। फिर उसका अगला है, देखते हैं जो वर्तमान युग चल रहा है उसे बोला जाता है आधुनिक काल। इसमें होता है, इसे किस नाम से पुकारा गया है? तो गद्य काल से पुकारा गया है और यहाँ पर 1900 विक्रम संवत से लेकर जो वर्तमान की अवधि चल रही है यह समय आता है। तो आपने देख लिया है कि जो हिंदी साहित्य का कालक्रम है उसे 4 भागों में बांटा गया है। इन 4 भागों को आप एकदम रट लीजिएगा। इसका ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ चुका है और इसके नामकरण के बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है। आदिकाल को किस नाम से पुकारा जाता है, उसका कालक्रम क्या होगा, यह क्वेश्चन आ चुका है। पूर्व मध्यकाल को किस नाम से पुकारा जाता है, उसका समय क्या होगा, यह क्वेश्चन आ चुका है। उत्तर मध्यकाल को किस नाम से पुकारा जाता है और उसका समय क्या होगा। उसके बाद आधुनिक काल को क्या नाम से पुकारा गया है और उसका समय कब तक है। यह क्वेश्चन का आधार है और यह पता होना चाहिए हर स्टूडेंट को, यह रट्टम रट्टा याद रहना चाहिए। चलिए हम अब इतिहास के विकास के कालक्रम में देखते हैं पहला युग कौन सा होगा? आदिकाल। आदिकाल के बारे में हम देख रहे हैं जिसे वीर गाथा काल कहा जाता है, जिसका जो ये समय होगा वह 1050 से 1375 विक्रम संवत होगा। इसमें देखिए, इसमें खास बात क्या है, जब हम वीर गाथा काल की बात करते हैं या आदिकाल की बात करते हैं तो इसमें आपका बिल्कुल जो थॉट्स है वो क्लियर होना चाहिए कि इसमें बातें क्या कही गई हैं। देखिए, इसमें जो कवि होते थे वो राजा महाराजाओं के आश्रय में रहा करते थे। तो जो कवि होते थे वो अपने राजा महाराजाओं की प्रशंसा में उनके लिए अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। मतलब उनका जो राजा होता था वही भगवान होता था। उनकी प्रतिष्ठा में जितना भी वो गाथा गा सके उनके लिए वह कार्य होता था। और चूंकि यहाँ के जो कवि होते थे, इस काल के जो कवि होते थे, वो युद्ध में भी बाकायदे जाया करते थे और युद्ध में भाग लिया करते थे। वहाँ का जो युद्ध का सचित्र वर्णन होता था वह आगे अपने कविता में उल्लेख किया करते थे। अपने राजा की जो वीरता शौर्य का वर्णन अपनी लेखनी में किया करते थे। मतलब यहाँ पर सीधे सीधे जो शासक उस समय राजा हुआ करते थे, उनके दरबार में जो कवि हुआ करते थे उनकी अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर उनकी उपमा में बहुत सारा वर्णन किया करते थे। तो ये यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि वीर गाथा काल मतलब राजाओं की वीरता का पूरा पूरा उल्लेख किया जाता था और इसे आदिकाल कहा जाता है। ऐसा ही हम छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे। छत्तीसगढ़ का भी जो साहित्य का जो विकास हुआ है उसके बारे में एक पृथक क्लास होगी, क्योंकि हमें यहाँ पर हिंदी साहित्य के विकास का क्रम देख रहे हैं। हम यहाँ पर सीधे सीधे हिंदी साहित्य के विकास क्रम को देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने तो देख लिया कि इस काल का संबंध किन बातों से है। अब यहाँ पर विशेषताएं जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके प्रश्न में यह प्रश्न आ चुका है कि वीर गाथा काल या आदिकाल की विशेषताओं के बारे में वर्णन कीजिए। आपको ये विशेषताएं क्लियर याद रहनी चाहिए कि इसमें कहा क्या गया है। अगर आप पुस्तकीय भाषा में बिल्कुल तो लिख नहीं सकते, इसलिए अपनी समझ के अनुसार अपनी भाषा में उसे रखें, पर भाषा क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वीर गाथा काल है या आदिकाल है, इसकी विशेषताएं क्या है, जो आप 10 का 10 उतार लीजिए। आपके यहाँ पर प्रश्न का उत्तर अच्छा बनने वाला है। तो यहाँ पर देख रहे हैं विशेषताएं। इसमें विशेषताओं में हम सबसे पहले देखेंगे वीर रस की प्रधानता होती है। सबसे पहली विशेषता क्या होगी, यहाँ पर वीर रस शौर्यता की प्रधानता होती है। तो वीर रस की यहाँ पर प्रधानता होती है। राजाओं की वीरता का बखान किया जाता है। यहाँ पर आप विशेषताएं में सीधे लिखेंगे कि वीर रस की प्रधानता होती है, राजाओं की वीरता का यहाँ पर वर्णन किया जाता है। कौन करते हैं? यहाँ के जो कवि होते थे इस काल के, वह करते थे। दूसरा देखेंगे हम युद्ध का सचित्र वर्णन। मैंने बताया था कि जो इस काल में कवि हुआ करते थे बाकायदे वह भी पराक्रमी और साहसी हुआ करते थे। वह युद्ध में बाकायदे भाग लेते थे और भाग लेके जब वापस लौटते थे तो युद्ध का सचित्र वर्णन अपनी लेखनी में करते थे। तो यहाँ पर युद्ध का सचित्र वर्णन मिल रहा है। फिर अगला देखते हैं श्रृंगार रस की प्रधानता। क्योंकि राजा होते थे, उनका अपना एक जीवन होता था, वहां पर उनका श्रृंगार रस का वर्णन किया जाता था। राजा और रानियों के भेंट वार्ता का यहाँ पर वर्णन मिलता है। तो श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। अगला है डिंगल पिंगल
भाषाओं का प्रयोग यहाँ पर किया जाता था। इस युग में एक भाषा चलती थी डिंगल पिंगल भाषाएं। तो इस युग की एक प्रधान विशेषता क्या हो जाती है, जो कि प्रश्न आता है, एक प्रश्न सीधे पूछा जाता है कि डिंगल पिंगल भाषाओं का उपयोग किस युग काल में किया जाता था। तो यहाँ पर सीधे आ जाएगा आदिकाल में डिंगल पिंगल भाषाओं का उपयोग किया जाता था। क्योंकि मैं जो बोलकर आपको पढ़ा रही हूँ, यह मेरी बोली हुई बातें भी आपको बिल्कुल याद आ जानी चाहिए, तो ये ऐसा चीज छूटना नहीं चाहिए। चलिए, अब एग्जाम की दृष्टि से तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आदिकाल का नामकरण क्या क्या था और किसने किस नाम से पुकारा है या कहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इसको बिल्कुल हर चीज याद यहाँ पर रहना चाहिए, आपको यहाँ पर से कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। यह सेक्शन ऐसा है कि आपके मेंस एग्जाम में भी आने वाला प्रश्न यहाँ से बनना चाहिए और यहाँ से आपके जो वनडे प्री एग्जाम होते हैं यहाँ से आपका बिल्कुल बनना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बकायदे हर बार उठे हैं और हर बार आते रहेंगे। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि आदिकाल या वीर काल का नामकरण। सबसे पहले मैंने यहाँ पर नामकरण का रखा है कि इस तरफ किस किस नामों से पुकारा गया है वह नामकरण है, और यहाँ पर कवि किन रचयिताओं ने यहाँ पर इस नाम से पुकारा है। क्योंकि यहाँ पर मैंने सब कुछ शॉर्ट में रखा है, था, थी, सकता है, इस टाइप के मैंने लाइनों का यहाँ पर शब्दों को छोड़ दिया है। आपको याद बस यही करना है, बाकी चीज जो लिखने की होती है वो सब बस इसके आगे पीछे लगने वाली चीजें होती हैं। आपको बस यहाँ पे ये याद रखना है कि इस नाम को किसने कहा था, इस नाम को किसने कहा था, बस आपको यहाँ पर रट्टम रट्टा याद रखना है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं आदिकाल। हम देख रहे हैं आदिकाल के बारे में ही देख रहे हैं और वीर गाथा काल है उसके बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था, है ना। तो आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था, तो यहाँ पर उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सबसे पहला प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में भी आता है या फिर प्री एग्जाम में या मेंस एग्जाम में भी आता है कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर हजारी लगा है, तो आदिकाल को आदिकाल कहना है, 1000 बार बता रहे हैं कि आदिकाल आदिकाल है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी याद कर लीजिए। अब अगला आता है वीर काल। वीर काल, यहाँ पे वीर गाथा लगा है, यहाँ पे वीर काल की बात बोली जा रही है, ठीक है। तो वीर काल को जो वीर काल है उसे किसने कहा है, तो यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है कि यह वीर काल था। आदिकाल को वीर काल किसने कहा है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। तो ये विश्व में वीरता की बात कह दी है, यहाँ पर आपको याद रहना चाहिए। फिर अगला है आरंभिक काल। क्योंकि यह है ही आदिकाल, तो आरंभिक काल ही है। किसी ने अपने मत में दिया है कि यह तो आरंभिक काल है, तो आरंभिक काल किसने कहा है, मिश्र बंधु ने। जो मिश्र बंधु थे उन्होंने कहा कि आदिकाल तो आरंभिक काल है। तो इसे अच्छे से याद रखेंगे कि आरंभिक काल किसने कहा है, मिश्र बंधु ने कहा है। फिर अगला है आधार काल। आधार काल को किसने कहा है, तो यहाँ पे देखिए आदिकाल है, आदिकाल ही आधार है, सही है, बिल्कुल सही है, शुरुआत ही तो आधार होता है। इसलिए जो आदिकाल को आधार काल किसने कहा है, तो सुमन राज्य ने कहा है। इसमें आपको एक ही जो महिला है थिंकर वो मिलेंगी आपको। तो आधार काल कहा है इन्होंने और किसने कहा है, सुमन राज्य ने कहा है, अच्छे से याद रखेंगे। फिर आते हैं सिद्ध सामंत काल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है या वीर गाथा काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है। तो इसका आंसर होगा पंडित राहुल सांकृत्यायन। यहाँ पर आंसर हो जाएगा पंडित राहुल सांकृत्यायन ने इसको सिद्ध सामंत काल कहा है। बिल्कुल आपकी जुबान में यह रट जाना चाहिए, यह कथन और ये किसने कहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आने वाले क्वेश्चन है यहाँ से। फिर आते हैं चारण काल। अब देखते हैं कि चारण काल किसने कहा है। आदिकाल हम देख रहे हैं, क्या आदिकाल, हम देख रहे हैं आदिकाल का नामकरण। तो आदिकाल को चारण काल किसने कहा है, यहाँ पर आता है प्रश्न। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है चारण काल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है चारण काल। क्योंकि राम कुमार वर्मा का ही पूरा थॉट्स चल रहा है, उनका काल विभाजन ही चल रहा है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है, आदिकाल तो चारण काल है। और यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है, आदिकाल तो चारण काल है। तो चारण काल को दो लोगों ने मिलकर कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये दोनों ने मिलकर इसको चारण काल कहा है। बिल्कुल याद रहना चाहिए ये सब। फिर आते हैं अगला बीज वपन काल।
बीज बपन काल, इसको किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है कि आदिकाल को बीज बपन काल कहा जाता है। एक बार में ही पूरा धिंकर के इनके नाम रहने चाहिए, एकदम रट्टम रट्टा याद रहना चाहिए कि आचार्य महावीर प्रसाद ने बीज बपन काल आदिकाल को कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर संधि काल, संधि काल को किसने कहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। जो आदिकाल है उसको संधि काल कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। यहाँ भी राम कुमार वर्मा है और यहाँ भी राम कुमार वर्मा है, अर्थात राम कुमार वर्मा ने चारण काल भी कहा है, ये चारण काल भी कहा है और आदि संधि काल भी कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी दो चीजें कही हैं, एक बार कहा है चारण काल और दूसरी बार कहा है संधि काल। ठीक है, यहाँ पर यह चीज रट्टम रट्टा आपको याद रहनी चाहिए। यहाँ पे एक चीज और याद रख सकते हैं राम कुमार वर्मा के नाम से, ये राम कुमार वर्मा में राम का नाम आता है तो राम जी तो संधि में आगे रहते हैं, वो लड़ाई से दूर रहते हैं संधि में, जैसे कि मतलब उनके पास जो हनुमान जी उनके पास रहते थे, हमेशा रहते, संधि ही है उनके साथ। और यहाँ पर चरण है तो राम जी का चरण याद रख लेंगे, राम कुमार मतलब राम जी का चरण याद रख लेंगे, तो काफी कुछ यहाँ से लिंक बन जाता है, उसको आप बना लीजिएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो याद हो जाने वाली हैं और नई भी होती हैं, फिर भी आपको इसको बारंबार याद करना है, यहाँ से तो क्वेश्चन भर भर के आते हैं। अगले क्रम में हम देखते हैं यहाँ पर कि आदिकाल या वीर गाथा काल की रचनाएं, इन रचनाओं को भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कवि का नाम रखा है और यहाँ पर रचनाएं हैं उनकी, एक तरफ कवि का सेक्शन है और कवि ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं यहाँ पर आपको देखना है। तो आपको यहाँ पर मिलेगा आदिकाल या वीर गाथा काल के रचनाएं और कवि। चलिए, वीर गाथा काल या आदिकाल की जो सबसे प्रमुख कवि होते हैं वह है चंद बरदाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि हैं चंद बरदाई। इन्हें हिंदी के प्रथम महाकाव्यकार बोला जाता है, यहीं पर शुरुआत इन्होंने की है। हिंदी के प्रथम महाकाव्यकार किसे बोला जाता है? चंद बरदाई को बोला जाता है। अब उनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। चंद बरदाई का नाम आते ही मुंह में तुरंत आ जाना चाहिए जुबान पर, पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो तुरंत आ जाना चाहिए। और यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और उसी को लिखने वाले हिंदी के प्रथम महाकाव्यकार बने हुए हैं। तो अब अगला देखते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भी आदिकाल के कवि हैं, यानी वीर गाथा काल के कवि हैं। इनकी जो रचनाएं हैं पहेलिया, याद रखेंगे अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं पहेलिया, खलिकबारी, दो सखुने, आवाज एक खुसरवी और नूह सिपहर, मुकरिया, गजल, ढकोसला, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर उनकी रचनाएं हैं। पहेलिया तो आ ही चुका है, खलिकबारी भी पूछा जा चुका है। तो अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं पहेलिया, खलिकबारी, दो सखुने, आवाज एक खुसरवी, नूह सिपहर और मुकरिया, गजल, ढकोसला, ये उनकी अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला देखते हैं विद्यापति। विद्यापति का जो प्रमुख रचनाएं हैं पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, एक लाइन में सरसरा एकदम याद रहना चाहिए। विद्यापति बोले तो पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। अच्छा, विद्या यहाँ पर देखो विद्या लगा है, तो विद्या अगर आपको मिल जाएगी, आप बहुत अच्छा पद पा जाते हो तो आपको कीर्ति मिलता है, कीर्तिलता से कीर्ति का पताका मिलता है, पताका फोड़ते हो, उस टाइप से याद रख लेना, पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। चलिए अगला हम देख रहे हैं जो आदिकाल के जो कवि हैं और उनकी रचनाएं। नरपति नाला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कवि, नरपति नाला, बीसल देव रासो, इनकी जो प्रमुख रचना है बीसल देव रासो, नरपति नाला, बीसल देव रासो। अगला देखते हैं जगनिक। जगनिक की रचना क्या है? परमाल रासो, परमाल रासो, और इनको परमाल रासो को आलाखंड भी बोला जाता है। तो ये इस नाम से भी अगर प्रश्न आए तो यही आंसर होगा, जगनिक, परमाल रासो या आलाखंड। उसके बाद देखते हैं दलपत विजय। दलपत विजय का क्या है? खुमान रासो, दलपत विजय, विजय का खुमान कर लो यहाँ पर, तो दलपत विजय खुमान रासो हो जाएगा। भट्ट केदार की रचना क्या होगी? जयचंद प्रकाश, भट्ट केदार, जयचंद प्रकाश। फिर है श्रीधर का क्या हो जाएगा? रणमल्ल छंद, श्रीधर का हो जाएगा रणमल्ल छंद। अगला है दलपति विजय की रचना कौन हो जाएगी? खुमान रासो हो जाएगी।
दलपति विजय की खुमान रासो और शांगधर की रचना हो जाएगी हम्मीर रासो। शांगधर की रचना हो जाएगी हम्मीर रासो। चलिए यहाँ पर ये 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं है, याद कर लेंगे। दलपति विजय, ये दलपति विजय उन्हीं का है, खुमान रासो है। ठीक है, शांगधर हम्मीर रासो याद कर लेंगे। चलिए, हिंदी साहित्य के विकास क्रम में हमने आदिकाल को देख लिया। आदिकाल की इम्पोर्टेंट चीजों को देखने के बाद हम देखने जा रहे हैं भक्ति काल। भक्ति काल मतलब पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल को ही भक्ति काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण युग का नाम दिया गया है। आपका सीधे सीधे प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? एक लाइन में उत्तर होगा, भक्ति काल को कहा जाता है। भक्ति काल क्यों आया? जब हम आदिकाल में चल रहे थे, वीर गाथा काल में चल रहे थे, तो भक्ति युग कैसे आया? देखिए, जो वो समय था वो राजा महाराजाओं का समय था। वहां पर जो कवि होते थे वो युद्ध का सचित्र वर्णन करते थे और अपने राजा महाराजाओं के शान प्रतिष्ठा में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। क्योंकि राजा महाराजा का समय धीरे धीरे खत्म हो रहा था। अब यहाँ पर जो भारत था, भारत में वैदेशिक आक्रमण हो रहे थे। बाहर के जो यहाँ पर लोग थे वो भारत में आकर अब रहना शुरू किए थे। जो भारत में रहने वाले प्राचीन समय से लोग थे, जो यहाँ के निवासी थे, यहाँ पर रहने वाले लोग थे, उनको अपने जो भी चीजें थी, उनकी जो भक्ति थी, उनका जो जीवन मूल्य था, जो संस्कृति थी, उन पर अटैक उनको नजर आने लगा। उनका सारा जो मूल्य था वो गिरता हुआ या बिखरता हुआ नजर आने लगा। सारे लोग यहाँ पे, सारी जनता बहुत ही मायूस चल रही थी। ऐसे में कुछ कवियों का जन्म हुआ, जैसे कबीरदास, है ना, जैसे रैदास। और इस समय दूसरी शाखा, ये तो ज्ञान मार्ग की शाखा हो जाएगा जब कबीरदास का उदय हुआ। ये दोनों हिंदू और दूसरे जो रहे थे सांप्रदायिक, सभी को मिलाकर एक लेकर चलने वाले भावनाओं का विकास यहाँ पर उन्होंने किया। सभी में एकता की भावना दी और एकेश्वरवाद का उन्होंने बात रखा यहाँ पर। और यहाँ पर कहा कि सबके देवता भगवान ईश्वर सबके एक है। सबको एक जोड़ने की कोशिश यहाँ पर की, क्योंकि सब बिखराव की स्थिति में चल रहा था। और उसके बाद यहीं पर एक शाखा का जन्म हुआ, जैसे कि राम को आराध्य मानकर चलने वाली शाखा, कृष्ण को आराध्य मानकर चलने वाली शाखा, अर्थात यहाँ पर निर्गुण भक्ति के उपासक की शाखा एक जन्म हुई और सगुण भक्ति की उपासक की शाखा जन्म हुई। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर भक्ति युग जो आ रहा था, यहाँ पर क्या क्या बातें इनके अंदर विशेष हैं। आइए, आदिकाल के पश्चात हम भक्ति युग को भली भांति देखते हैं। भक्ति युग में क्या चेंजेस आए कि यह युग परिवर्तित होकर भक्ति युग में आ गया। तो यहाँ पर बहुत सारी मैंने बातें बताई थी कि जो यहाँ पर जो एक संक्रमण काल चल रहा था, राजाओं का पतन हो रहा था, राजाओं का काल समाप्त हो रहा था। अब भारत में वैदेशिक आक्रमण हो रहे थे। यहाँ पर जो निवास पहले से कर रहे थे, उनको अपनी संस्कृति पर आघात, चोट, बिखराव की स्थिति, उनकी मन स्थिति डूब रही थी। तभी ऐसे समय में यहाँ पर कुछ संतों का उदय हुआ। उन संतों ने लोगों को थामा और जो बिखराव की स्थिति थी, सांप्रदायिक विभाजन था लोगों के बीच में, उनके बीच में एकता लाने का प्रयास किया, जाति पाति व्यवस्था को दूर करने का प्रयास किया। किसी ने राम भक्ति शाखा में लोगों को लाया, किसी ने कृष्ण भक्ति शाखा में लोगों को लाया। मतलब कई वर्ग यहाँ पर अपने अपने हिसाब से एकता लाने का काम कर रहे थे और लोगों का मनोबल बढ़ा रहे थे। यहाँ पर बहुत प्रमुख काल रहा है यह। यहाँ पर बहुत सारे साहित्य का सृजन हुआ है। इसलिए भारतीय इतिहास में, भारतीय साहित्य के इतिहास में भक्ति युग को यहाँ पर स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। चलिए हम देखते हैं कि जो भक्ति काल है, इसका जो कालक्रम रहा है यह है 1375 से 1700 विक्रम संवत इसका समय रहा है। इसे पूर्व मध्य काल बोला जाता है और इसका दूसरा नाम जो दिया गया है वह है भक्ति काल। अब यहाँ पर भक्ति काल के जो कारण थे मैंने उसे बताया है आपको अभी बताते हुए। अब लेकिन आपसे पूछा जाएगा प्रश्न के हिसाब से कि बताइए कि भक्ति काल के उदय के कारण क्या थे, या भक्ति काल के आने के कारण लिखिए। तो आपको यहाँ पर कुछ कारण दे देंगे, आपका उत्तर बहुत अच्छा बनने वाला है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, भारत में बाह्य आक्रमण एवं आधिपत्य का जो समय था वह कारण बना यहाँ पर भक्ति काल के आने का। उसके बाद देखते हैं लोगों में भय की उत्पत्ति। मैंने अब अच्छे समझा दिया है कि लोगों में भय की उत्पत्ति अपनी संस्कृति को लेकर, अपनी मानसिकता को लेकर हो रहे थे, यहाँ पर यह कारण होगा। फिर धर्म, संस्कृति एवं आत्मविश्वास खतरे में दिखता हुआ। उनको अपनी धर्म, अपनी संस्कृति दूसरे आक्रमण से खोता हुआ नजर आ रहा था, यहाँ पर कारण पड़ा। निराशा में भक्ति आंदोलन का उदय। जब दुनिया निराश होने लगती है तब उनके बीच एक उत्कृष्टता से अपने मनोभाव को रखने के लिए, थामने के लिए एक संतों का उदय होता है। प्रमुख संतों का यहाँ पर उदय होना चालू हुआ था।
ऐसे ही प्रमुख संतों में, जो भारत में प्रमुख संत हुए हैं, उन्हीं संतों में आचार्य रामानंद हुए दक्षिण भारत में। आचार्य रामानंद का जो उद्भव हुआ था, उन्होंने जो अपना थिंक लेकर आए थे वह दक्षिण भारत में थे, और वो थे आचार्य रामानंद। उन्होंने दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक ये सब जो उनके थिंक थे, उनके सिद्धांत थे, उनके विचार थे, उनको लेकर आगे आए। तो यहाँ पर रामानंद पूरे जो भक्ति काल की शुरुआत किए थे, भक्ति काल का शुरुआत प्रणेता इन्हें ही बोला जाता है। जो आचार्य रामानंद हैं, उन्हें ही भक्ति काल का प्रणेता बोला जाता है, प्रारंभकर्ता बोला जाता है। तो देख रहे हैं दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रणेता आचार्य रामानंद को बोला जाता है। अब ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर प्रचार प्रसार में आते गए हैं। फिर अंडाल, आंडाल को याद रखेंगे, यह एक महिला भक्ति काल की बहुत बड़ी आचार्य रही हैं। इसे दक्षिण भारत की मीरा बोला जाता है। आंडाल को दक्षिण भारत की मीरा की संज्ञा दी जाती है। यह भी भक्ति आंदोलन की बहुत बड़ी संत हुई हैं। भक्ति आंदोलन की जब बात करते हैं तो भक्ति आंदोलन में कई वर्गों में संत यहाँ पर निकले हैं। सगुण भक्ति धारा की बात की जाती है। यहाँ पर पहली शाखा जो हुई वह सगुण भक्ति धारा, और दूसरी शाखा जो हुई वह है निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में हम देख रहे हैं कि एक राम भक्ति धारा की शाखा हुई है। सगुण भक्ति धारा में एक राम भक्ति धारा की शाखा का यहाँ पर उद्भव विकास हुआ है, जिसके प्रमुख संत हो जाएंगे तुलसीदास जी। और यहाँ पर दूसरा होता है कृष्ण मार्गी शाखा। एक तरफ राम के नाम का जप चल रहा है और दूसरी तरफ कृष्ण के नाम का जप चल रहा है। कृष्ण की जो भक्ति की शाखा आई उसमें सूरदास प्रमुख हो जाते हैं, जो कि विठल दास के यहाँ पर आगे बढ़ाए हुए अष्टछाप के जहाज बनते हैं। अगला देखते हैं निर्गुण भक्ति धारा। एक तरफ आपका सगुण भक्ति धारा है, अर्थात यहाँ पर जो ईश्वर का है वह साकार रूप का यहाँ पर पूजा होता है। ईश्वर को साकार माना गया है, ईश्वर की उपस्थिति हर जगह मानी गई है, कण कण में है भगवान, सगुण भक्ति धारा में है, और वहाँ पर मूर्ति पूजा को यहाँ पर बहुत प्रमुख माना गया है। अब आते हैं यहाँ पर निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में निराकार ईश्वर की यहाँ पर आराधना की गई है। मतलब यहाँ पर ईश्वर में मूर्ति पूजा का कोई बात नहीं कहा गया है। ईश्वर का हृदय से पूजन, निराकार ईश्वर है, आपको ईश्वर को हृदय से याद करने का है और अच्छी भावना रखना है, यहाँ पर ऐसा बताया गया है। इसमें भी दो शाखाएं हैं, एक तो प्रेम मार्गी शाखा और दूसरी है यहाँ पर ज्ञान मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा में जो यहाँ पर बोला गया है, निराकार ईश्वर से प्रेम करने की बात की गई है। ईश्वर को यहाँ पर जो है प्रेयसी माना गया है और स्वयं को यहाँ पर प्रियतम माना गया है। मतलब ईश्वर से अपार प्रेम की बात यहाँ पर की गई है। इसके जो प्रमुख कवि हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। इसके प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और दूसरा आता है ज्ञान मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा में इन्होंने जो ज्ञान को ही अपना भक्ति का आधार माना है, ज्ञान में ही उन्होंने कहा है जाति पाति का इन्होंने विरोध किया है। जाति वाति कुछ नहीं होती है, सब ईश्वर के समक्ष समान है। उन्होंने लोगों के दिमाग को अच्छे से जागृत करना शुरू किया है और छुआछूत अस्पृश्यता ये सब को दूर किया है। सब एक ही ईश्वर की संतान है, एकेश्वरवाद की बात कही है। यहाँ पर इन्होंने मूर्ति पूजा की भी अवहेलना की है। हम देखते हैं यहाँ पर भक्ति युग या पूर्व मध्य काल की जो विशेषताएं हैं, भक्ति युग की विशेषताएं हैं, भक्ति काल की विशेषताएं हैं, उसको अब देखने जा रहे हैं। यहाँ से आपका सीधे सीधे प्रश्न आ चुका है कि भक्ति काल की विशेषताएं लिखिए या भक्ति काल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर एक दिवसीय एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम देखते हैं कि भक्ति युग की विशेषताएं क्या है। सबसे पहला विशेषता है आराध्य के प्रति अटूट भक्ति। यहाँ पर सभी मिक्स चल रहे हैं, कृष्ण मार्गी, राम मार्गी, ज्ञान मार्गी और जो प्रेम मार्गी शाखा है, उन सब के लिए यहाँ पर आता है अटूट, जो उनका आराध्य है उनके प्रति अटूट भक्ति है, सभी ने किया है। फिर उसके बाद है बाह्य आडंबरों, माला जपना, कर्म कांड आदि का विरोध। यह आता है आपके ज्ञान मार्गी शाखा में आता है कि बाह्य आडंबरों का उन्होंने विरोध किया है, माला जपना, कर्म कांड आदि का उन्होंने बिल्कुल नेग्लेक्ट किया है। तो यहाँ पर विशेषताएं कंपाइल पूछी जा रही, क्योंकि इसी के अंतर्गत आपके निर्गुण भक्ति धारा का भी विशेषता शामिल होगा और सगुण भक्ति धारा का भी विशेषता शामिल होगा, प्रेम मार्गी का और ज्ञान मार्गी का, सबका यहाँ पर विशेषताएं एक साथ पूछा जा रहा है कि भक्ति काल की विशेषताएं लिखिए। इसके बाद हम अलग से देखेंगे कि निर्गुण भक्ति धारा की विशेषताएं क्या है, सगुण भक्ति धारा की विशेषताएं क्या है, ज्ञान मार्गी शाखा की विशेषताएं क्या है, प्रेम मार्गी शाखा की विशेषताएं क्या है, वो तो अलग ही जाएंगी। लेकिन यहाँ पे कंपाइल आपसे पूछा जाए कि भक्ति योग की विशेषताएं सीधे सीधे पूछी जाए, ये आएगा आपका आंसर।
उसके बाद आता है जाति पाति छुआछूत आदि का विरोध, यहाँ पर भक्ति युग की प्रमुख विशेषता रही है। फिर गुरु के महत्व, गुरु के महत्व का यहाँ पर बखान किया गया है। गुरु को ही सच्चा मार्गदर्शक माना गया है, तो यहाँ पर गुरु की महत्ता बहुत ज्यादा है इस युग में। फिर आगे आते हैं लोक कल्याण, यहाँ पर लोक कल्याण की बात कही गई है। इस भक्ति युग में लोक कल्याण की बातें कही गई हैं, हिंसा नहीं करना है यह बातें कही गई हैं, और समाज में जितने भी सुधार लाने थे इस युग में भरकर बोले गए हैं। मतलब अस्पृश्यता का निवारण यहाँ पर किया गया है, जाति पाति से दूर रहने की बात कही गई है, जो भी यहाँ पर मतलब मिलजुल कर रहने की बात कही गई है, हिंसा नहीं करनी है यहाँ पर यह बात कही गई है, सभी एक ईश्वर की संतान है यह बात कही गई है। तो आपके भक्ति योग की विशेषताएं पूछी जाए तो यह आधार प्रमुख है यहाँ पर। अभी हम यहाँ पर इस क्लास में हम देख रहे हैं, हम इस क्लास में देखे हैं आदिकाल के बारे में, आदिकाल की विशेषताओं के बारे में, आदिकाल के जो कारण थे वह किस कारण से आदिकाल बने यानी कि वीरगाथा काल बने, और आदिकाल या वीरगाथा काल को किस किस नामों से बोला जाता था उसके बारे में देखे हैं। फिर उसके बाद हम जस्ट आते हैं भक्ति काल या पूर्व मध्य काल। तो भक्ति काल के प्रारंभ होने के कारण क्या थे इसके बारे में हमने देखा है। भक्ति काल के उदय के कारण यही है कि क्या कारण होते हैं। उसके बाद भक्ति काल के बारे में हमने देखा, यहाँ पर विशेषताएं हैं तो इसके बारे में अच्छे से जान लिया है। इसके बाद इसका जो पार्ट 2 बनेगा उसमें भक्ति काल के विभाजन के बारे में देखेंगे। भक्ति काल में जो संत हुए हैं विभाजन के पश्चात, कृष्ण मार्गी संत और राम मार्गी संत और ज्ञान मार्गी संत और प्रेम मार्गी संत, उनकी सारी रचनाओं को देखा जाएगा। उसमें आगे का जो आधुनिक काल है उसके बारे में भी अच्छे से अध्ययन किया जाएगा। इस सेक्शन में आप यहाँ तक इसको बहुत अच्छे से याद करिए, दूसरा सेक्शन जल्द आने वाला है।